सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 44 AD पढ़ाने वाला हूँ। सेक्शन 44 AD इस सेक्शन के अंदर हमेशा एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट। और वेटेज है अप टू 15 मार्क्स, राइट। तो ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और सेक्शन 44 AD नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। वो इसलिए कि सेक्शन 44 AD के अंदर 50% से ज़्यादा बिजनेस पर्सन इंडिया में फॉल करते हैं इस सेक्शन के अंदर, राइट। तो सेक्शन 44 AD इज ऑल अबाउट computation of income on the basis of estimation. Computation of income on the basis of estimation. इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं सेक्शन 44 AA एंड सेक्शन 44 AB के बारे में। सेक्शन 44 AA इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेक्शन 44 AB इज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और यू कैन से tax audit of accounts as per Income Tax Act 1961. तो नाउ सेक्शन 44 AD, तो अगर सेक्शन 44 AA और AB है तो फिर सेक्शन 44 AD का एप्लीकेबिलिटी क्या है, 44 AD का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए कि गवर्नमेंट ने एक फिक्स टर्नओवर फिक्स करके रखा है कि अगर कोई भी बिजनेस पर्सन का लिमिट इतना टर्नओवर से अगर लेस होता है तो फिर वो सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल, वहाँ सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर एडवांटेज ये होगा कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ इनकम दिखा सकता है वो बिजनेस पर्सन, जिसके द्वारा टैक्स को रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। इनकम टैक्स रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 44 AD बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब सेक्शन 44 AD जो है, सपोज मैं एक कोई नॉर्मल पर्सन हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं है PGBP के बारे में, राइट। PGBP के बारे में या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं या फिर टैक्स ऑडिट क्या है एक्सेट्रा। तो मैं ये सब झमेला में नहीं आना चाहता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मुझे कोई ऐसा प्रोविज़न बताओ जिसके चलते हुए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाला टेंशन नहीं होना चाहिए या फिर कोई टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़े और कोई ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस वगैरह जो है वो सब फॉलो ना करना पड़े। तो अब गवर्नमेंट ने बोला आप सेक्शन 44 AD अप्लाई कर सकते हो अपनी बिजनेस के लिए। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 44 AD अप्लाई कर सकते हो अपनी बिजनेस के लिए। तो फिर सेक्शन 44 AD क्या है? तो गवर्नमेंट ने फिर बोला कि तू पहले ये समझ ले कि एप्लीकेबिलिटी क्या है सेक्शन 44 AD के। सेक्शन 44 AD को अप्लाई करने के लिए इसका एप्लीकेबिलिटी लिमिट क्या है। तो उसके बाद हम लोग, गवर्नमेंट ने बोला कि पहले आप ये समझ लीजिए कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके बाद बताएंगे कि कितना टर्नओवर होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम कितना होना चाहिए, मिनिमम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इनकम कितना होना चाहिए। तो पहले एप्लीकेबिलिटी ये है कि कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेस पर्सन को इस सेक्शन के अंदर फॉल करने से पहले रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर सेक्शन 44 AD। ओनली ए रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर सेक्शन 44 AD। ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, पहले रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, इसके साथ साथ रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ए रेसिडेंट पार्टनरशिप फार्म, राइट। ये तीनों फॉल करते हैं सेक्शन 44 AD के अंदर। और यहाँ पर नोट करने वाला थिंग्स ये है, द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द फॉलोइंग। LLP जो है वो सेक्शन 44 AD के अंदर नहीं आता है। LLP इज नॉट अलाउड
सेक्शन 44 AD, इनकम फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज एजेंट। अगर कोई बंदा कमीशन एजेंट है तो फिर वो सेक्शन 44 AD अप्लाई नहीं कर सकता। एनी एजेंसी बिजनेस, अगर कोई बिजनेस पर्सन एजेंसी बिजनेस खोल कर रखा है उसके लिए भी सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल नहीं है। और एनी अदर आज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और कोई अदर जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स नोटिफाई करेगा रिगार्डिंग सेक्शन 44 AD, राइट। तो ये था एप्लीकेबिलिटी था। नाउ कम्स टू कंडीशंस। अब कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट ने फिर बोला कि अगर आपका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर ऑफ एलिजिबल बिजनेस शुड नॉट एक्सीड कितना 2 करोड़ 2 करोड़, अगर 2 करोड़ अगर एक्सीड नहीं करता है तो फिर आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, आपको ये सेक्शन 44 AD मिल जाएगा। जो 2 करोड़ लिमिट जो है वो रिवाइज होकर यहाँ पर इतना करोड़ हो गया है 3 करोड़ फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 23-24, फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 23-24। जो रिसेंटली जो बजट हुआ है उस बजट के अकॉर्डिंग लिमिट इंक्रीज हुआ है 3 करोड़ को, तो रिवाइज लिमिट इज 3 करोड़ फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24, फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 विथ असेसमेंट ईयर 24-25, राइट। तो करेंटली इट इज़ 2 करोड़ जो कि एप्लीकेबल फॉर फिनेंशियल ईयर 22-23, एप्लीकेबल फॉर फिनेंशियल ईयर 22-23 दैट इज 2 करोड़, राइट। ये है कंडीशंस। पहला कंडीशन, टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर ऑफ एलिजिबल बिजनेस शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है तो ये सेक्शन मिल जाएगा, राइट। और गवर्नमेंट ने फिर बोला कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन सा डिडक्शन? अंडर सेक्शन 10AA 80H to 80RB इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डिडक्शन, कोई भी एडिशनल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा जो कि अंडर सेक्शन 10AA के अंदर है और अंडर सेक्शन 80H के अंदर है और अंडर सेक्शन 80RB के अंदर है। ये सब सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो था टर्नओवर का कंडीशंस। नाउ कम्स टू एस्टिमेटेड इनकम। टर्नओवर अगर 2 करोड़ से नीचे रहा तो फिर एस्टिमेटेड इनकम कितना होना चाहिए, राइट। अगर कोई भी बंदा ग्रॉस रिसीव्ड कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ECS सिस्टम, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है? लाइक यू कैन से फंड ट्रांसफर थ्रू RTGS, NEFT, बाय चेक, बाय इंटरनेट बैंकिंग, बाय UPI, वट एवर द नेम कॉल्ड। अगर ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट आ रहा है ट्रांजैक्शन का सेल्स, तो वो उस टर्नओवर का 6% को मान लिया जाएगा कि ये एस्टिमेटेड इनकम है, राइट। अगर अदर देन बैंकिंग थ्रू और अदर देन बैंकिंग चैनल है, अदर देन बैंकिंग चैनल इन द सेंस इन अदर केस दैट इज कैश ट्रांजैक्शन, अगर कैश में रिसीव हुआ है ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर, तो फिर वहाँ पर 8% ऑफ सच टर्नओवर और रिसिप्ट विल बी नोन एज एस्टिमेटेड इनकम और उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 44 AD, राइट। वो इसलिए कि गवर्नमेंट डिस्करेज कर रहा है कैश ट्रांजैक्शन, राइट, डिस्करेज कर रहा है कैश ट्रांजैक्शन। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो इनकम 8% और अदर देन कैश ट्रांजैक्शन होगा तो फिर इनकम 6% ऑफ सच टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर बोला कि आपको कोई अदर डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस। वो इसलिए कि आपको 6% और 8% वाला मिनिमम फिक्स्ड इनकम आपके लिए फिक्स किया गया है, तो इसके ज़्यादा कोई भी एक्सपेंसेस
लेस नहीं हो पाएगा, नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर कुछ डेप्रिसिएशन है तो वो मान लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अलाउ हुआ है, डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड, राइट। और लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? द डिडक्शन अवेलेबल ओनली अंडर चैप्टर VIA। चैप्टर VIA के अंदर जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा, लाइक 80C 80D, ये सब जो चैप्टर VIA के अंदर जो लिमिट है वो सब डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ सेक्शन 44AD में, राइट। और इसके साथ साथ और भी कुछ कंडीशंस है गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है कि अगर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, अगर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है shall be subtracted from such estimated income। अगर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो सब सब्सट्रैक्ट किया जाएगा एस्टिमेटेड इनकम से, राइट। तो गवर्नमेंट ने फिर बोला कि भाई साहब कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है आपके लिए। तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या ना, अगर कोई भी एसएससी डिक्लेयर करता है लोअर प्रॉफिट दैट इज less than specified percentage of the turnover for any of the 5 assessment year। any of the 5 assessment year means कोई भी एक assessment year के अंदर 5 साल के अंदर कोई एक साल के अंदर भी to the previous year succeeding aforesaid previous year सपोज मान लो previous year है 21-22, अगर previous year है 21-22 तो इसके नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के अंदर किसी भी एक साल के अंदर अगर एक एसएससी ने इनकम लेस डिक्लेयर किया है तो फिर वहाँ पर क्या होगा ना, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। तो नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस ये है, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी बंदा लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर किया है किसी एक साल के अंदर ड्यूरिंग द 5 असेसमेंट ईयर immediately succeeding aforesaid previous year, then he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment year, right। तो ये था restriction। So this is it all about section 44AD। section 44AD is all about computation of income on the basis of estimation। और applicable क्या है ना, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ए रेसिडेंट पार्टनरशिप फार्म। और इस प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है LLP के लिए, इनकम फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज एजेंट के लिए, एनी एजेंसी बिजनेस या फिर एनी अदर्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो अब कंडीशंस क्या है? तो कंडीशन हम लोगों को पता है कि अगर टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर ऑफ एलिजिबल बिजनेस अगर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है ड्यूरिंग द ईयर, देन ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो जो 2 करोड़ लिमिट था वो रिवाइज हुआ है विद अमेंडमेंट रिगार्ड इन बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 रुपीज़ 3 करोड़ फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 3 करोड़ है और असेसमेंट ईयर 24-25, राइट। और ये सेक्शन के अंदर एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, सेक्शन 80AA एंड सेक्शन 80RRB के अंदर कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इसका एस्टिमेटेड इनकम क्या है, आज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्रो रिसीव हुआ है तो फिर 6% ऑफ सच टर्नओवर विल बी नोन एज डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड इनकम। और अगर अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो 8% ऑफ सच टर्नओवर, राइट। और यहाँ पर एडिशनल नोट
क्या क्या है ना, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी अलाउ हुआ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि डिडक्शन जो है वो चैप्टर VI के हिसाब से मिल जाएगा। चैप्टर VI-A के अंदर जो जो डिडक्शन है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा, माइनस हो सकता है, राइट। और अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है फिर वो एस्टिमेटेड इनकम से माइनस होगा। और रेस्ट्रिक्शन क्या है, अगर कोई भी बंदा लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर किया है किसी एक साल के अंदर ड्यूरिंग द 5 असेसमेंट ईयर टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग अफोरसेड प्रीवियस ईयर, देन ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट of the provision of this section for next 5 assessment year, right। तो ये है सेक्शन 44A-D। इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, वो इसलिए कि इस सेक्शन के अंदर हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एटलीस्ट मैं आपको ये ही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अपनी नंबर भी शेयर कर दूंगा। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 44A-D के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। सेक्शन 44A-D इज ऑल अबाउट प्रोफेशन। सेक्शन 44A-D इज फॉर बिजनेस and section 44A-D is all about profession, right? So this is it all about section 44A-D. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.